हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ओनली पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की विषय हिंदी अनिवार्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी मॉडल पेपर ब्लू प्रिंट प्रश्न पत्र का प्रारूप देखेंगे। दोस्तों, क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी मॉडल पेपर ब्लू प्रिंट या प्रश्न पत्र का प्रारूप देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह से आएगा बोर्ड परीक्षा 2022 का पेपर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो बने रहे दोस्तों वीडियो के अंत तक। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न पत्र की योजना कक्षा 12 विषय अनिवार्य हिंदी। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो अपनी अवधि समय होगा दोस्तों अपने पेपर करने का दोस्तों, वह 2 घंटे 45 मिनट का होगा दोस्तों। क्या 2 घंटे 45 मिनट। दोस्तों, पहले भी अपना पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होता था, तो सरकार ने दोस्तों अपने आधे घंटे के समय में कटौती की है। दोस्तों, वो अपना पेपर 2 घंटे 45 मिनट का होगा। और दोस्तों, अपने पूर्णांक वही 80 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, 80 नंबर का पूर्णांक और पेपर करने का समय 2 घंटे 45 मिनट। दोस्तों देखिए, उद्देश्य हेतु अंकबार। तो दोस्तों, हमारा पहला है ज्ञान। तो दोस्तों, अपने ज्ञान आधारित 15 नंबर के प्रश्न आएंगे दोस्तों, और इनका प्रतिशत 18.75% है। ठीक है दोस्तों। दूसरा देखिए अब दोस्तों, फिर अपने अवबोध आधारित दोस्तों 27 नंबर के प्रश्न आएंगे दोस्तों, और इनका प्रतिशत दोस्तों 33.75% रहेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपने अभिव्यक्ति ज्ञान उपयोग आधारित दोस्तों 26 नंबर के प्रश्न आएंगे, और दोस्तों इनका प्रतिशत 32.52% रहेगा। ओके, आगे देखिए अब दोस्तों। उसके बाद अपने मौलिकता या कौशल दोस्तों, मौलिकता या कौशल आधारित दोस्तों 12 नंबर के प्रश्न आएंगे दोस्तों, इनका प्रतिशत दोस्तों 15% रहेगा। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों अपना कुल अंकबार दोस्तों 80 नंबर का हो गया, और दोस्तों जो अपने प्रतिशत थे दोस्तों वो भी 100% हो गए। ठीक है दोस्तों, ये था अपने उद्देश्य हेतु अंकबार। अब आगे देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारा दूसरा पॉइंट, प्रश्नों के प्रकारवार अंकबार। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये इस थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए आप। दोस्तों, हमारा पहला है पॉइंट वस्तुनिष्ठ या रिक्त स्थान। दोस्तों, अपने वस्तुनिष्ठ या रिक्त स्थान दोस्तों प्रश्नों की संख्या दोस्तों अपने 12 + 6 अर्थात 18 होगी दोस्तों। अपने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे दोस्तों, उनकी प्रश्नों की संख्या 18 होगी दोस्तों, और 18 प्रश्न एक एक नंबर के होंगे। ठीक दोस्तों, 18 प्रश्न एक एक नंबर के दोस्तों। उनका कुल अंक प्रतिशत दोस्तों 18 नंबर रहेगा दोस्तों। उनका प्रतिशत प्रश्नों का 39.13% रहेगा दोस्तों। इनको हमें 23 मिनट के अंदर करना दोस्तों, 18 प्रश्नों को 23 मिनट के अंदर। ओके दोस्तों। उसके बाद अपने अति लघुरात्मक प्रश्न आएंगे दोस्तों, अपने अति लघुरात्मक 11 प्रश्न आएंगे दोस्तों, ये भी अपने एक एक नंबर के होंगे दोस्तों। इनका कुल अंक प्रतिशत 11 है दोस्तों। इनका प्रतिशत प्रश्नों का 23.91% दोस्तों, और इनको हमें 27 मिनट के अंदर करना है दोस्तों, 27 मिनट के अंदर 11 प्रश्नों को। अब आगे देखिए दोस्तों, उसके बाद अपने लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे दोस्तों, लघुरात्मक। देखिए दोस्तों, ये अपने 9 प्रश्न आएंगे दोस्तों, और ये अपने 9 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे दोस्तों। ध्यान देना, 9 प्रश्न 2-2 नंबर के दोस्तों, और इनका कुल अंक प्रतिशत दोस्तों 18 है दोस्तों। इनका कुल प्रतिशत प्रश्नों का दोस्तों 11.25% है। ठीक है दोस्तों, इनको हमें 41 मिनट के अंदर करना है। अपने जो 9 क्वेश्चन है दोस्तों 2-2 नंबर के, उनको हमें 41 मिनट के अंदर करना है दोस्तों। उसके बाद अपना चौथा पॉइंट है दीर्घ उत्तरीय दोस्तों। दोस्तों, ये अपने 4 प्रश्न आएंगे दोस्तों, अपने 4 प्रश्न 3-3 नंबर के होंगे। क्या दोस्तों, 4 प्रश्न 3-3 नंबर के दोस्तों, और दोस्तों इनका कुल अंक प्रतिशत दोस्तों 12 नंबर है दोस्तों। ध्यान देना, 12 नंबर दोस्तों। इनका कुल प्रतिशत प्रश्नों का दोस्तों 5% है दोस्तों, और इनको हमें 25 मिनट के अंदर करना है दोस्तों। 4 प्रश्न 3-3 नंबर के, इनको 25 मिनट के अंदर करना है दोस्तों। अब आप निबंधात्मक प्रश्न लिखिए दोस्तों। अपने निबंधात्मक प्रश्न दोस्तों
ये 4% आएगा दोस्तों, ध्यान देना 4% दोस्तों। 1% आएगा दोस्तों 5 नंबर का दोस्तों। 2% आएंगे 6 नंबर के, जो 12 नंबर के हो गए। उसके बाद 1% 4 नंबर का दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों 4 नंबर का दोस्तों, अपने 4% हो गए। एक 5 नंबर का, 6 नंबर के दो, फिर एक 4 नंबर का दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों अपना कुल अंक प्रतिशत दोस्तों 21 हो गया। ठीक है दोस्तों, और इनका प्रतिशत प्रश्नों का दोस्तों 5% हो गया। इस प्रकार दोस्तों इनको हमें 49 मिनट के अंदर करना दोस्तों। हमने चारों प्रश्नों को 49 मिनट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपने टोटल प्रश्नों की संख्या दोस्तों 46 हो गई दोस्तों, और अपने कुल अंक प्रतिशत दोस्तों 80 नंबर का हो गया दोस्तों। मतलब दोस्तों अपने 80 नंबर का पूर्णांक हो गया। अपना टोटल 46 आएंगे प्रश्न दोस्तों। अपने दोस्तों बोर्ड पेपर के अंदर प्रश्नों की संख्या कुल 46 होगी दोस्तों। जो आपने समझ ली 46 प्रश्नों की संख्या कैसी होगी। और दोस्तों इधर देखिए अपने प्रतिशत प्रश्नों का दोस्तों 100% हो गया दोस्तों। अपना जो संभावित समय था दोस्तों 165 मिनट हो गया, अर्थात दोस्तों 2 घंटे 45 मिनट के अंदर दोस्तों में ये 46% करने हैं, जो कि 80 नंबर के हैं। ठीक है दोस्तों, ये था अपना दूसरा पॉइंट, प्रश्नों के प्रकारवार अंकवार। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। अब देखिए हमारा तीसरा पॉइंट, विषय वस्तु का अंकवार दोस्तों। विषय वस्तु का अंकवार दोस्तों, इसके अंदर देखिए दोस्तों अपना पहला है दोस्तों अपठित बोध दोस्तों। अपने अपठित बोध दोस्तों 12 नंबर का, अर्थात दोस्तों अपने अपठित बोध से दोस्तों 12 नंबर के प्रश्न आएंगे दोस्तों। इनका प्रतिशत 15% रहेगा। तो दोस्तों उसके बाद अपने निबंध आएंगे दोस्तों। अपना निबंध दोस्तों 5 नंबर का रहेगा दोस्तों, और ये अपने 6.25% का रहेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपने पत्र आएगा दोस्तों। अपने पत्र 4 नंबर का आएगा दोस्तों। इसका अपने 5% प्रतिशत रहेगा दोस्तों। उसके बाद अपने व्यवहारिक व्याकरण आएंगे दोस्तों। अपने व्यवहारिक व्याकरण दोस्तों अपने 8 नंबर की आएगी दोस्तों, और इसका प्रतिशत 10% रहेगा दोस्तों अपने। ठीक दोस्तों, उसके बाद अपने दोस्तों अभिव्यक्ति और माध्यम जो किताब है दोस्तों, उससे अपने 7 नंबर के प्रश्न आएंगे दोस्तों, जिनका प्रतिशत अपने 8.75% रहेगा दोस्तों। उसके बाद तो दोस्तों अपने आरो बुक है, या जो अपने आरो किताब दोस्तों, अपने आरो किताब से 32 नंबर के प्रश्न आएंगे दोस्तों, जिसका प्रतिशत हमारे 40% है दोस्तों। क्या 40% दोस्तों। उसके बाद अपने जो वितान बुक है दोस्तों, इससे अपने 12 नंबर के प्रश्न आएंगे दोस्तों, जिसका प्रतिशत दोस्तों 15% रहेगा दोस्तों। ये थे अपने विषय वस्तु के अंकवार दोस्तों। पहला अपठित बोध 12 नंबर का, फिर निबंध 5, पत्र 4, व्यवहारिक व्याकरण 8, अभिव्यक्ति माध्यम 7, आरोह 32, वित्तान 12 दोस्तों। इस प्रकार अपने टोटल अंकवार दोस्तों अपने 80 नंबर के दोस्तों, अपना 80 नंबर का टोटल अंकवार हो गया दोस्तों। अपना प्रतिशत था प्रश्नों का दोस्तों, वो अपने 100% हो गया दोस्तों। यह था अपना विषय वस्तु के अंकवार दोस्तों। अब देखिए आप ब्लू प्रिंट विषय हिंदी अनिवार्य दोस्तों, ये हम अपने सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, इसे हमें समझना है दोस्तों। ये देखिए आगे, तो दोस्तों अपना पहला पॉइंट था अपठित बोध दोस्तों। ये अपने 12 नंबर का 12 नंबर का था दोस्तों। ये अपने अपठित बोध दोस्तों, इसमें दोस्तों अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 4 रहेगी दोस्तों। इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे 4 आएंगे दोस्तों। फिर दोस्तों ज्ञान के अंदर दोस्तों, फिर उसके बाद अपने अवबोध के अंदर दोस्तों अपने फिर अपने 8 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे दोस्तों। इस प्रकार टोटल दोस्तों अपने अवबोध से दोस्तों 12 प्रश्न आएंगे दोस्तों, जो 12 नंबर के होंगे। क्या दोस्तों 12 प्रश्न 12 नंबर के। अब आगे चलिए दोस्तों, अपना दूसरा पॉइंट था निबंध दोस्तों। आपको सभी को बताया, मैंने बताया दोस्तों अपने निबंध ओनली 5 नंबर का निबंध आएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे दोस्तों 5 नंबर का एक निबंध दोस्तों। क्या 5 नंबर का एक निबंध। ठीक है दोस्तों, अब अपने आगे चलिए तीसरे पॉइंट की ओर दोस्तों। अपना तीसरा पॉइंट था पत्र दोस्तों। हमने बताया था आपको पत्र 4 नंबर का आएगा ओनली दोस्तों। क्या माइनस दोस्तों 4 नंबर का पत्र बताया दोस्तों मैंने आपको। इधर देखिए ये माइनस माइनस कर आगे आपका एक प्रश्न आएगा दोस्तों 4 नंबर का, जो पत्र रहेगा। ठीक दोस्तों, उससे पहले आपका निबंध आया था दोस्तों, एक निबंध 5 नंबर दोस्तों। अपना चौथा पॉइंट है व्यवहारिक व्याकरण दोस्तों। इसके अंदर देखिए दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों अपने 2 प्रश्न 2 नंबर के आएंगे दोस्तों। तो उसके बाद अपने
6% आएंगे दोस्तों जो 6 नंबर के रहेंगे दोस्तों। क्या दोस्तों 6% 6 नंबर के दोस्तों। इस प्रकार टोटल दोस्तों हमारे व्यावहारिक व्याकरण दोस्तों, व्यावहारिक व्याकरण से दोस्तों अपने 8% आएंगे दोस्तों जो 8 नंबर के रहेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपने आती है अभिव्यक्ति और माध्यम दोस्तों। अपने अभिव्यक्ति और माध्यम से दोस्तों अपने 1% आएगा दोस्तों, 1 नंबर का रहेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपने 2% आएंगे दोस्तों जो अपने 4 नंबर के रहेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपने 1% आएगा दोस्तों जो 2 नंबर का रहेगा दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों अपने अभिव्यक्ति और माध्यम से दोस्तों 4% आएंगे जो 7 नंबर के रहेंगे दोस्तों। 4% 7 नंबर के। अब आगे देखिए दोस्तों। उसके बाद जो अपनी आरो किताब दोस्तों, अपने इस आरो किताब से 32 नंबर के प्रश्न आएंगे दोस्तों। दोस्तों इसके अंदर देखिए दोस्तों, इस आरो किताब के अंदर दोस्तों 3% आएंगे दोस्तों जो अपने 3% 3 नंबर के रहेंगे दोस्तों। ध्यान देना 3% 3 नंबर के। उसके बाद दोस्तों अपने 2% आएंगे दोस्तों 4 नंबर के रहेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर 2% आएंगे जो भी 4 नंबर के रहेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर अपने 2% आएंगे दोस्तों, ये भी अपने 4 नंबर के रहेंगे। फिर दोस्तों अपने 2% आएंगे दोस्तों, अपने 2% 6 नंबर के रहेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपने फिर अपने 1% आएगा दोस्तों 3, जो दोस्तों 1% 3 नंबर का रहेगा दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों अपना टोटल आरो किताब से 12% आएंगे दोस्तों जो 32 नंबर के रहेंगे दोस्तों। ध्यान देना 12% जो 32 नंबर के दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों। उसके बाद जो अपनी वितान किताब दोस्तों, अपनी वितान किताब से दोस्तों 3% 3 नंबर के। फिर दोस्तों 2% 2 नंबर के। फिर दोस्तों 2% 4 नंबर के। फिर दोस्तों 1% 3 नंबर का दोस्तों। इस प्रकार टोटल अपने वितान किताब से 8% आएंगे जो 12 नंबर के रहेंगे दोस्तों। ध्यान देना 8% 12 नंबर के। ठीक दोस्तों। दोस्तों अब देखिए दोस्तों इनका योग दोस्तों। पहले हम पर्सन देंगे दोस्तों, अपने पर्सन देंगे दोस्तों 12%, फिर 1%, फिर 1%, फिर 8%, फिर 4%, फिर 12%, फिर 8% दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों अपने टोटल प्रश्नों की संख्या दोस्तों 46 हो गई दोस्तों। ये अपने टोटल 80 नंबर के हो गए दोस्तों। 8 नंबर 12, 8% 12 नंबर के, 12% 32 नंबर के, 4% 7 नंबर के, 8% 8 नंबर के, 1% 4 नंबर का, 1% 5 नंबर का, 12% 12 नंबर के दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों अपना टोटल जो पूर्णांक है दोस्तों अपना 80 हो गया और अपने प्रश्नों की संख्या हो गई 46। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए दोस्तों इनका पूर्णांक या योग दोस्तों। देखिए अपने 12% 12 नंबर के, 1% 5 नंबर का, 1% 4 नंबर का, 8% 8 नंबर के, 4% 7 नंबर के, 12% 32 नंबर के, 8% 12 नंबर के दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों अपने टोटल प्रश्नों की संख्या दोस्तों 46 हो गई। अपना कुल टोटल पूर्णांक दोस्तों 80 नंबर का आएगा दोस्तों। मैंने बताया था आपको अपने बोर्ड परीक्षा के अंदर 46% आएंगे जो 80 नंबर के रहेंगे दोस्तों। ध्यान देना 80 नंबर के दोस्तों। यह था अपने कक्षा 12 का विषय हिंदी अनिवार्य है दोस्तों, ब्लू प्रिंट। तो दोस्तों आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने मॉडल पेपर की ओर। दोस्तों देखिए बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र 2022 मॉडल पेपर 1 उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी। तो दोस्तों देखिए कैसा आएगा अपने हिंदी अनिवार्य का बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर अर्थात प्रश्न पत्र। दोस्तों देखिए अपना समय दोस्तों वही 2 घंटे 45 मिनट का दोस्तों। अपना वह पूर्णांक 80 नंबर का दोस्तों। पहले दोस्तों इसके सामान्य निर्देश देखेंगे दोस्तों। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यतः लिखें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। ठीक दोस्तों। यह थे अपने परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दोस्तों। अब देखते हैं अपना मॉडल पेपर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए पहले अपने आता है खंड अ दोस्तों। अपने खंड अ दोस्तों 29 नंबर का रहेगा दोस्तों। ध्यान देना अपने खंड अ के अंदर 29 नंबर के प्रश्न आएंगे दोस्तों। किस प्रकार आएंगे ये दोस्तों देखिए। पहले दोस्तों अपने दो अपने दोस्तों वो आएंगे पद्यांश, एक पद्यांश एक गद्यांश दोस्तों, जो अपने 6 नंबर के रहेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमने पहले हम इस गद्यांश को देखेंगे दोस्तों। अपना पहला प्रश्न गद्यांश का आएगा। देखिए
और दोस्तों जो अपना गद्यांश आएगा दोस्तों, इसके अंदर अपने बहुविकल्पी प्रश्न आएगा दोस्तों, जिसे हम अबसद कहते हैं दोस्तों। अपने जो दोस्तों अपने गद्यांश आएगा दोस्तों 6 नंबर का दोस्तों, इसके अंदर 6 अबसद वाले प्रश्न आएंगे दोस्तों। देखिए पहले इसे हम पढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे दोस्तों। देखिए हिंदी में राम काव्य की विस्तृत परंपरा मिलती है। हिंदी में सर्वप्रथम क्या दोस्तों, हिंदी में सर्वप्रथम दोस्तों संवत 1342 में लिखित कवि दोस्तों, लिखित कवि भूपतिकृत रामचरित रामायण का संकेत मिलता है, परंतु उसकी अभी तक कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है। हिंदी में तुलसी रामायण के प्रमुख कवि हैं। तुलसी के समकालीन कवियों में से मुन्नीलाल कृत राम प्रकाश काव्य मिलता है, जो रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया है। महाकवि केशव ने रामचंद्रिका नामक महाकाव्य की रचना की है, जिसमें काव्य कौशल का तो प्राधान्य है, परंतु चरित्र चित्रण एवं प्रबंधात्मकता की उपेक्षा की गई है। सेनापति ने भी अपने कवित्व रत्नाकार में चौथी एवं पांचवी तरंगों के अंतर्गत रामायण एवं राम रसायन का वर्णन किया है दोस्तों, राम रसायन का वर्णन किया है। तुलसी के समकालीन कवियों के उपरांत भी हिंदी में राम काव्य के दर्शन होते हैं। इनमें से हृदय रामकृत हनुमंटाक क्या दोस्तों, हनुमंटाक मिलता है। तदुपरांत प्राणचंद्र चौहान कृत रामायण महानाटक मिलता है, जो संवाद रूप में लिखा गया दोस्तों। क्या, जो संवाद रूप में लिखा गया दोस्तों। यह था अपना गद्यांश दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इस गद्यांश के अंदर से हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने दोस्तों। देखिए अपना पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो दोस्तों अपना पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है दोस्तों। क्या उचित शीर्षक दोस्तों, देखिए पहला तुलसी काव्य, दूसरा राम काव्य, तीसरा केशव काव्य, दोस्तों चौथा उपयुक्त सभी है, उपरयुक्त सभी दोस्तों। इसमें से आपको शीर्षक अपने इस गद्यांश के अंदर ही मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अपना उत्तर होगा दोस्तों राम काव्य। दोस्तों अपना गद्यांश हमें पहली लाइन में मिल जाती है, गद्यांश का पहले लाइन में हमें अपने गद्यांश का शीर्षक मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों राम काव्य आपको दिख रहा है दोस्तों, मैं आपको इस गद्यांश के अंदर ही बताऊंगा दोस्तों। देखिए हिंदी में राम काव्य, तो दोस्तों आपको अपने शुरू के 2 अक्षर के बाद ही में अपने गद्यांश का उचित शीर्षक मिल गया दोस्तों। क्या, राम काव्य। मैंने इसको अंडरलाइन भी कर रखा दोस्तों। देखिए राम काव्य। दोस्तों देखिए अपना दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है दोस्तों। देखिए रामचरित रामायण, राम प्रकाश काव्य, रामचित्रण या रामचरितमानस दोस्तों। इनमें से अपना उत्तर दोस्तों अपने रामचरित रामायण की काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई दोस्तों। इसका उत्तर देखिए आप दोस्तों, हिंदी में सर्वप्रथम संवत 1342 में लिखित कवि दोस्तों भूपतिकृत रामचरित रामायण दोस्तों मिल गया ना, में रामचरित रामायण दोस्तों का संकेत मिलता है, परंतु उसकी अभी तक कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है दोस्तों। क्या, रामचरित रामायण का संकेत मिलता है, परंतु उसकी अभी तक कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है दोस्तों। यह था अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर दोस्तों। अब हमारा तीसरा प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा गया दोस्तों। क्या, रीतिकाल के आधार पर दोस्तों, रामचरित रामायण, राम प्रकाश, हनुमान। दोस्तों अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों राम प्रकाश दोस्तों, राम प्रकाश दोस्तों। इसका उत्तर आप गद्यांश के अंदर देखिए, ये देखिए दोस्तों अपने तीसरी लाइन, तुलसी के समकालीन कवियों में से मुन्नीलाल कृत राम प्रकाश काव्य मिलता है, जो रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया दोस्तों। क्या, रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया दोस्तों। अपना प्रश्न क्या था, रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है दोस्तों अपने राम प्रकाश। ठीक दोस्तों, यह था अपना उत्तर दोस्तों। अपना चौथा प्रश्न है, रामचंद्रिका काव्य के कवि दोस्तों। क्या, रामचंद्रिका काव्य के कवि सूरदास, तुलसीदास, केशव दोस्तों, मुन्नीलाल दोस्तों। अपने इसका उत्तर दोस्तों केशव। पद्यांश के अंदर सॉरी दोस्तों
गद्यांश के अंदर इसका उत्तर देखिए आप। ये देखिए दोस्तों, महाकवि केशव ने रामचंद्रिका नामक महाकाव्य की रचना की है। ठीक दोस्तों, ये था अपना इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों देखिए, महाकवि केशव ने रामचंद्रिका नामक, क्या दोस्तों, केशव ने रामचंद्रिका नामक महाकाव्य की रचना की है दोस्तों। ये थे अपने चौथा प्रश्न का उत्तर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अपना पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काव्य संवाद रूप में लिखा गया दोस्तों? क्या संवाद रूप में लिखा गया दोस्तों? रामायण महानाटक, रामचरित रामायण, राम प्रकाश या रामचंद्रिका। दोस्तों इन चारों में से अपना उत्तर है दोस्तों रामायण महानाटक अपने काव्य संवाद के रूप में लिखा गया दोस्तों। इसका उत्तर देखिए आप गद्यांश के अंदर। दोस्तों देखिए, तदुपरांत प्राणचंद्र चौहान कृत रामायण महानाटक है दोस्तों। रामायण महानाटक मिलता है जो संवाद रूप में लिखा गया दोस्तों। ये था अपने पांचवा का उत्तर। दोस्तों अपना छठा और आखिरी प्रश्न है, निम्न में से राम भक्ति के कवि नहीं है दोस्तों? क्या राम भक्ति के कवि नहीं है दोस्तों? तुलसीदास तो हैं, केशव भी हैं, हृदय राम भी है। क्या दोस्तों हृदय राम भी है अपने, सूरदास नहीं है दोस्तों। इसका उत्तर हमने दिया होगा सूरदास। दोस्तों अपने हृदय राम, केशव, तुलसीदास, दोस्तों सबका नाम अपने गद्यांश के अंदर आया है, केवल अपने सूरदास का नहीं है दोस्तों। तो ये अपने राम भक्ति के कवि नहीं है दोस्तों। ये थे अपने पहले प्रश्न गद्यांश के अच्छा प्रश्न। दोस्तों अब देखेंगे अपना पद्यांश। दोस्तों देखिए, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो दोस्तों देखिए, यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, कुछ लगाना हाथ, हाथ हुआ सहसा स्तर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, देखा दोस्तों देखा वहां रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय, आसान छोड़ना असिद्धि, भर गए नयन दुए, दिग्ग जीवन को जो पाता, क्या दोस्तों दिग्ग जीवन को जो पाता ही है आया है विरोध, क्या दोस्तों दिग्ग जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, दिग्ग साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार पीड़ा का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता देने नहीं जानता विनय, कर गया वेद वह माया वरण प्राप्त कर जय, बुद्धि के द्रुक पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव पर मन, यह उपाय कह उठे राम जो मंदिर घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, दो नील कमल शेष अभी यह पुनश्चरण पूरा करता हूं देकर माता एक नयन। तो दोस्तों यह था अपना पद्यांश। दोस्तों इसमें से अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। देखिए दोस्तों अपना सातवां प्रश्न है, राम की माता उन्हें क्या कहते थे दोस्तों? राम की माता उन्हें रघुनंदन, राम, राजीव नयन, दोस्तों कमल नयन। तो दोस्तों राम की माता उन्हें राजीव नयन कहती थी। क्या दोस्तों राजीव नयन। दोस्तों इसका उत्तर देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। ठीक दोस्तों, यह था अपना सातवां का प्रश्न का उत्तर राजीव नयन। दोस्तों अपने आठवां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है दोस्तों? पहला रावण, दूसरा जाम्बवान, दोस्तों तीसरा मां शक्ति, दोस्तों चौथा हनुमान। तो दोस्तों राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प दोस्तों अपनी मां शक्ति चुरा लेता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पद्यांश में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। दोस्तों नौवां प्रश्न है, राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की? क्या दोस्तों राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति को उपासना की? दोस्तों आप सभी जानते होंगे, रावण, मारीच, कंस या दोस्तों मेघनाथ। दोस्तों आप सभी को पता है राम ने रावण को पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की। ठीक दोस्तों, तो अपना उत्तर दोस्तों रावण।
दोस्तों उसके बाद अपना 10वां प्रश्न है, दो नील कमल है शेष अभी, राम किन नील कमलों की बात कर रहे हैं दोस्तों? नेत्र, कर, पुष्प या दोस्तों प्रयुक्त सभी। तो दोस्तों अपना उत्तर है दो नील कमल है शेष सभी। तो दोस्तों राम दोस्तों अपने नेत्र नेत्र नील कमलों की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो गया अपना दोस्तों नेत्र। दोस्तों अपना 11वां प्रश्न है, नील कमल शब्द में अलंकार। दोस्तों आप सभी जानते हैं नील कमल। तो दोस्तों उसमें नीलकमल शब्द में अलंकार देखिए दोस्तों, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा या यमक। दोस्तों इसका उत्तर अपने दोस्तों आएगा रूपक। दोस्तों मैंने बताया था आपको नीलकमल अपने अलंकार वाला वीडियो है दोस्तों, उसमें मैंने बताया था आपको नीलकमल। दोस्तों इसमें से आपको योजक चिन्ह मिल रहा है ना दोस्तों में, नील प्लस कमल। दोस्तों ये अपने योजक चिन्ह में मिल गया। मैंने बताया था आपको जहाँ पर योजक चिन्ह मिलता है दोस्तों वहां पर अपने रूपक अलंकार मिलता है, ठीक दोस्तों। क्या? रूपक अलंकार। नीलकमल संबंधी अपने रूपक अलंकार है। दोस्तों अपना 12वां प्रश्न है, नयन शब्द के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, नेत्राक चक्षु। दोस्तों दूसरा अपना चक्षु का नेत्र। दोस्तों तीसरा अपना दृक् लोचन चरण। दोस्तों अपना दह लोचन नेत्र चरण। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर दोस्तों लोचन भी आंख का है, नेत्र भी आंख का है दोस्तों, चरण दोस्तों तो अपने चरण आ गया दोस्तों। तो इसके अंदर नैन का ये तो नहीं है दोस्तों, इसके अंदर भी चरण आ गया, ये भी नहीं दोस्तों। इसके अंदर अपने कर आ गया दोस्तों, कर यानी हाथ होता दोस्तों। दोस्तों हमने इसका उत्तर है नैन शब्द के पर्यायवाची नेत्र आंख चक्षु। दोस्तों अपना उत्तर हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारा दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दोस्तों हमने पहले प्रश्न के अंदर 2 पद्यांश और गद्यांश आएंगे दोस्तों 6 नंबर के, और दोस्तों जो अपना दूसरा प्रश्न आएगा रिक्त स्थान वाला दोस्तों ये अपने 6 नंबर करेगा। तो दोस्तों देखिए पहला प्रश्न, जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? खालिस्तान। तो दोस्तों उससे अपने मातृभाषा कहते हैं, ठीक दोस्तों। तो अपना आंसर होगा इसमें मातृभाषा। तो दोस्तों अपना दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दोस्तों हमने पहले प्रश्न के अंदर पद्यांश और गद्यांश आएंगे दोस्तों 6 नंबर के दोस्तों। उसके बाद अपना दूसरा प्रश्न आएगा रिक्त स्थान वाला, तो इसके अंदर अपने 6 प्रश्न आएंगे दोस्तों 1-1 नंबर के, ठीक दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न, जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उससे दोस्तों खालिस्तान कहते हैं दोस्तों, उसे अपने मातृभाषा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों दूसरा प्रश्न हमारे, हिंदी खालिस्तान लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं हिंदी अपनी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों तीसरा है, मेरा घर गंगा पर है। दोस्तों क्या वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति दोस्तों, क्या यहाँ पर दोस्तों मेरा घर गंगा पे दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों अपने लक्षणा शब्द शक्ति है, ठीक है दोस्तों। अपना चौथा है, सबकी जिस शक्ति से, क्या दोस्तों सबकी जिस शक्ति से किसी शब्द के साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध दो दोस्तों, उसे खालिस्तान, क्या दोस्तों खालिस्तान होती है। तो दोबारा से देखिए दोस्तों, शब्द की जिस शक्ति से, क्या दोस्तों शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध दोस्तों, उसे अपने अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, क्या दोस्तों अभिधा शब्द शक्ति होती है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों 500 देखिए, मैं निज रोदन में लाग, क्या दोस्तों मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, उक्त काव्य पंक्ति में खालिस्तान अलंकार दोस्तों, क्या अपने दोस्तों इसके अंदर अपने विरोधाभास अलंकार है, क्या दोस्तों निज रोदन में राग लिए फिरता हूं दोस्तों, विरोधाभास अलंकार। दोस्तों छठा देखिए, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बिसारी, गुप्त काव्य पंक्ति में दोस्तों भय वर्ण की, क्या दोस्तों इसमें दोस्तों देखो भगवान भय, भक्त भय, भयंकर भय दोस्तों, इसमें बार बार भय वर्ण की आवृत्ति, क्या दोस्तों भय वर्ण की आवृत्ति के कारण अपने अनुप्रास अलंकार है, ठीक है दोस्तों अनुप्रास अलंकार। दोस्तों ये था अपना दूसरा प्रश्न। दोस्तों जब अपना तीसरा प्रश्न आएगा दोस्तों बोर्ड परीक्षा के अंदर दोस्तों, उसके अंदर अपने एक प्रश्न दोस्तों 11 प्रश्न आएंगे दोस्तों, क्या 11 प्रश्न दोस्तों। पहले प्रश्न में दो पद्यांश गद्यांश। तो अपना पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखे दोस्तों। ये 2 आधे नंबर के प्रश्न है दोस्तों। पहला है एप्लीकेंट। दोस्तों एप्लीकेंट का अर्थ होता दोस्तों आवेदक दोस्तों। दूसरा अपना दोस्तों एक्यूज्ड, दोस्तों एक्यूज्ड मतलब दोषी।
ठीक है दोस्तों, ये अपने आधे आधे नंबर के दो प्रश्न, ए और बी। ठीक है दोस्तों, अब हमने दूसरे प्रश्न की ओर देखिए। दोस्तों अपना दूसरा प्रश्न है, संक्षेप शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखे। दोस्तों क्या संक्षेप शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द? दोस्तों अपने अब्रीविएशन। क्या दोस्तों? अब्रीविएशन होगा। ठीक है दोस्तों, अपना तीसरा प्रश्न देखिए। मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या था? दोस्तों अपने मेंढक मंडली का दूसरा नाम दोस्तों इंद्र सेना था। क्या दोस्तों? इंद्र सेना। दोस्तों चौथा प्रश्न देखिए, फीचर लेखन क्या दोस्तों? दोस्तों फीचर लेखन देखिए, फीचर किसी भी सामाजिक घटना की रोचक एवं मनोरंजक पूर्ण वाक्य। क्या दोस्तों? अपने फीचर किसी भी सामाजिक घटना की रोचक एवं मनोरंजक पूर्ण वाक्य। दोस्तों अपने पांचवा प्रश्न देखिए, किशन दा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? दोस्तों देखिए, किशन दा की दयालुता एवं सामाजिकता की छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी। ठीक है दोस्तों, दयालुता एवं सामाजिकता की छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी। दोस्तों अपने छठा प्रश्न देखिए, कौन सी बात यशोधर बाबू कभी कभी तंजिया व्यंग्यात्मक कहते हैं? दोस्तों इसका उत्तर देखिए, जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। दोस्तों यह बात यशोधर बाबू कभी कभी तंजिया या व्यंग्यात्मक कहते हैं। उसके बाद हमें सातवां प्रश्न देखिए दोस्तों, पाठशाला में लेखक का विश्वास क्यों बढ़ने लगा? जूझ आत्म कथात्मक अंश के आधार पर बताइए। दोस्तों देखिए इसका उत्तर, मास्टरों के अपनेपन के व्यवहार तथा वसंत पाटिल की दोस्ती के कारण। ठीक दोस्तों, मास्टरों के अपनेपन के व्यवहार तथा वसंत पाटिल की दोस्ती के कारण पाठशाला में लेखक का विश्वास बढ़ने लगा। ठीक दोस्तों, अपना आठवां प्रश्न देखिए, जूझ पाठ आनंद यादव के किस प्रकार के उपन्यास का अंश? दोस्तों अपने आत्मकथात्मक उपन्यास का अंश है जूझ पाठ आनंद यादव का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपना नवा प्रश्न देखिए, लेखक को कब लगा कि उसके नए पंख निकल आए हैं? जूझ आत्मकथात्मक अंश के आधार पर बताइए। दोस्तों देखिए, मास्टर जी ने जब पाठशाला के एक समारोह में उससे सभी लड़कों के सामने कविता गवाई। कि दोस्तों कविता गवाई। ठीक दोस्तों, जब लेखक को लगा कि उसके नए पंख निकल आए हैं। दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है कि जब पाठशाला के एक समारोह में सभी लड़कों के सामने कविता गवाई। ठीक है दोस्तों अपना अब 10वां प्रश्न देखिए दोस्तों, कुंवर नारायण जी की किन दो रचनाओं के नाम लिखिए। दोस्तों देखिए, कुंवर नारायण जी की दो रचनाओं के नाम, पहली चक्रव्यूह, दूसरी परिवेश हम तुम। ठीक है दोस्तों, ये अपने कुंवर नारायण की दो रचनाओं के नाम। दोस्तों उसके बाद अपने 11 और आखिरी प्रश्न देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म दोस्तों 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा में हुआ। क्या दोस्तों? दोबारा से देखिए, 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा में। तो दोस्तों यहाँ पर अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। दोस्तों ये थे अपने प्रश्न 3 के 11 प्रश्न। दोस्तों अब आप खंड ब देखिए। दोस्तों अपने खंड ब के अंदर 2-2 नंबर के दोस्तों 9 प्रश्न आएंगे। दोस्तों क्या 2-2 प्रश्न के 9 प्रश्न। दोस्तों देखिए, निम्नलिखित लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम दोस्तों 40 शब्दों में देना है। दोस्तों देखिए अपना चौथा प्रश्न, प्रिंट माध्यम की किन्हीं 2 कमियों को समझाइए। दोस्तों प्रिंट माध्यम की 2 कमियां निम्न प्रकार। दोस्तों पहली, प्रिंट माध्यम अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयोगी है। दोस्तों दूसरी देखिए, टेलीविजन तथा रेडियो की भांति मुद्रित माध्यम तुरंत घटना की जानकारी नहीं दे पाता है। दोस्तों ये अपने प्रिंट माध्यम की 2 कमियां है। दोस्तों अपना 5वां प्रश्न देखिए, हिंदी में नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखी। दोस्तों देखिए, नेट पत्रकारिता इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन अथवा खबरों का आदान प्रदान करना, लेखों, चर्चा, परिचर्चा, फीचर, झलकियों, डायरियों द्वारा अपने समय की धड़कनों को अनुभव और दर्ज करने को दोस्तों नेट पत्रकारिता कहते हैं। दोस्तों क्या इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन अथवा खबरों का आदान प्रदान करना, लेखों, चर्चा, परिचर्चा, फीचर, झलकियों, डायरियों द्वारा अपने समय की धड़कनों को अनुभव और दर्ज करने को नेट पत्रकारिता कहते हैं। दोस्तों अब अपना 6वां प्रश्न देखिए, खेलों की ओर बढ़ता रुझान विषय पर एक संक्षिप्त
संक्षिप्त आलेख तैयार करें। दोस्तों देखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास संभव है। शरीर को स्वस्थ तथा हष्ट पुष्ट बनाने के लिए खेल अनिवार्य है। खेल हमें अनुशासन, संगठन, पारस्परिक सहयोग, साहस और विश्वास की शिक्षा प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत जीवन से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक खेलों से जो लाभ मिलता है, उससे खेलों की ओर रुझान बढ़ा है। दोस्तों यह था अपने खेलों की ओर बढ़ता रुझान विषय पर संक्षिप्त आलेख। दोस्तों अपना दोस्तों 7वां प्रश्न देखिए, कैमरे में बंद क्या दोस्तों, कैमरे में बंद अपाई कविता के मूल संवेदना लिखी। दोस्तों देखिए, इस कविता में कवि ने करुणा और सहानुभूति जगाने के उद्देश्य से प्रसारित मीडिया के कार्यक्रमों में निहित क्रूरता तथा शोषण को व्यक्त किया है। मीडिया माध्यम की ऐसी व्यावसायिकता एवं संवेदनहीनता क्या दोस्तों, मीडिया माध्यम की एक ऐसी व्यावसायिकता एवं संवेदनहीनता पर आक्षेप किया गया। दोस्तों यह था अपने कैमरे बंद अपाइस कविता की मूल संवेदना। दोस्तों 8वां प्रश्न देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करिए। दोस्तों देखिए, कविता ने क्या दोस्तों, कवि ने कविता को बच्चों के खेल के समान असीमित व कल्पनाओं की उड़ान बताया है। बच्चों को खेल से आनंद मिलता है, वे अपने पर्याय का भेदभाव भूलकर खेल खेलते हैं। कविता रचना भी खेल के समान आनंददायी होती है। दोस्तों यह थे अपने कविता एक खेल है बच्चों के बहाने पंक्ति का से। दोस्तों 9वां प्रश्न देखिए, भक्त जी पर बाजार का जादू नहीं चलता है क्यों। भक्त जी चूरन बेचकर एक दिन में 6 आने से अधिक नहीं कमाते थे और इतनी कमाई होते ही बाकी चूरन बच्चों में मुफ्त बांट देते थे। वे बाजार से काला नमक और जीरा खरीदने जाते तो सीधे पंसारी के पास जाकर खरीद लाते थे। उन पर चौक बाजार का न कोई क्या दोस्तों, चौक बाजार का न कोई आकर्षण रहता था और न ही कोई लालच। दोस्तों बाजार की चकाचौंध से मुक्त रहने से उन पर उसका जादू नहीं चलता था। दोस्तों यह था भक्त जी पर बाजार का जादू नहीं चलता है, इसलिए नहीं चलता है। ठीक दोस्तों। दोस्तों 10वां प्रश्न देखिए, बख्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हट्टे नहीं था, कैसे स्पष्ट करें। दोस्तों देखिए, बख्तिन ने पति की असामयिक मृत्यु के बाद बड़े दामाद को घर जवाई बना लिया था, परंतु कुछ समय बाद दामाद की मृत्यु हो गई। तब उससे उसके बड़े जिठौत के साले को पंचायत के गलत निर्णय के कारण दामाद मारना पड़ा। धीरे धीरे संपत्ति जाती रही और समय पर लगान न चुका पाने से जमींदार द्वारा अपमानित होना पड़ा। इस प्रकार बख्तिन का दुर्भाग्य उसके साथ हठ पूर्वक लगा रहा। दोस्तों यह था अपना बख्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हट नहीं था, इसका उत्तर। दोस्तों 11वां प्रश्न देखिए, यशोधर बाबू को घर जल्दी लौटना पसंद नहीं था क्यों, कारण स्पष्ट करें। दोस्तों देखिए, यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी छोटी बात में पिछले कई वर्षों से मतभेद होने लगा था, जिससे वे घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों, यह था अपने 11 का उत्तर। दोस्तों 12वां प्रश्न देखिए, यदि आप दत्ताजी राय के स्थान पर होते तो लेखक की मदद कैसे करते। दोस्तों देखिए, यदि मैं दत्ताजी राय के स्थान पर होता तो मैं लेखक के दादाजी से बात करता, उनसे कहता कि क्या दोस्तों, उनसे कहता कि वे लेखक से खेतों पर काम करवाने की बजाय उससे पढ़ाई के लिए दोस्तों पढ़ाई के लिए विद्यालय भेजे। दोस्तों ये थे अपने कि दत्ताजी राय के स्थान पर होते तो लेखक की मदद कैसे करते। दोस्तों ऐसे करते हम लेखक की मदद। दोस्तों ये था अपने खंड ब के 9% 2-2 नंबर के। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपना खंड स। दोस्तों अपने खंड स के अंदर दोस्तों अपने 3-3 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। दोस्तों दोबारा से देखिए दोस्तों, 3-3 नंबर के 4 प्रश्न खंड स के अंदर। दोस्तों देखिए पहला प्रश्न, दोस्तों ये देखिए पहले, निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग दोस्तों में 150 शब्दों में देना। दोस्तों देखिए हमारा 13वां प्रश्न, भूलना दंड सही है। दोस्तों भूलना दंड सही फिर भी पुरस्कार मानकर ग्रहण करना चाहिए। क्या दोस्तों, भूलना दंड सही फिर भी पुरस्कार मानकर ग्रहण करना चाहिए। सहर्ष स्वीकारा
है, कविता के आधार पर उक्त कथन की समीक्षा करें। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब अपने जो भी प्रश्न आएंगे दोस्तों खंड स के अंदर, दोस्तों अपने खंड स के अंदर सभी प्रश्न अथवा के अंदर आएंगे दोस्तों। इसका अथवा वाला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये देखिए अथवा, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों की भाषा एवं प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है दोस्तों, उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। दोस्तों पहले हम इसका ये पहले वाला प्रश्न करेंगे दोस्तों। पहले वाला, बोलना दंड से फिर पुरस्कार मानकर ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों देखिए इसका उत्तर। दोस्तों देखिए, सहर्ष स्वीकार है, कविता कवि के निजी अनुभवों पर आधारित है। कवि अपनी प्रेरणा के स्रोत को अज्ञात रखता है। कविता में तुम, माँ है, पत्नी है, प्रेस के दोस्तों प्रेसी है, बहन है या कोई और, इसका रहस्य बना हुआ है। कवि स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो भी कमजोरियां उपलब्धियां हैं उन्हें प्रिय का प्रेम और समर्थन प्राप्त है, क्योंकि वह अपने प्रिय से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। वह चाहता है कि वह अपने प्रिय के प्रेम से, उसकी ममता के मोह से उभरे, क्योंकि वह हमेशा उसकी आत्मीयता के उजाले में रहते रहते कमजोर हो गया है। उसे भय लगता है कि वह उसके बिना शायद जी नहीं पाएगा, इसलिए वह उससे भूल जाना चाहता है ताकि वह अंधेरों में गहरी से गहरी गुफाओं में जी सके। यद्यपि उसका प्रिय को भूलना एक दंड होगा, फिर भी वह इस दंड को झेलना चाहता है, क्योंकि उससे विश्वास है कि वह अंधेरे से लड़ता हुआ भी उसी की आत्मीयता से शक्ति पाएगा। क्या दोस्तों, आत्मीयता से शक्ति पाएगा, उसका सहारा उससे सब जगह मिलता रहेगा। उसने जीवन में आज तक जो भी पाया है वह उसके प्रिय की देन है, इसलिए भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ग्रहण करना चाहिए। कथन हमारी दृष्टि से उचित है। दोस्तों ये थे अपने खंड स के 13वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम अपने 13वें प्रश्न का अथवा वाले क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, फिराक गोरखपुरी रुबाइयों की भाषा एवं प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है, उदाहरण से स्पष्ट करें। दोस्तों देखिए इसका उत्तर। दोस्तों ये देखिए अथवा का उत्तर, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखाई पड़ता है। उनकी रुबाइयों की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। अतः कहा जा सकता है कि उनकी रुबाइयाँ वात्सल्य रस से युक्त है। इनमें नन्हे शिशु की अटखेलियाँ, माँ बेटे की कुछ मनमोहक अदाएं तथा रक्षाबंधन का एक दृश्य प्रस्तुत है जो अपने आप में सहज, सरल और भावात्मकता से पूरित है। माँ अपने प्रिय शिशु को आंगन में लेकर खड़ी है, कभी वह उसके हाथों पर झुलाती है, कभी हवा में लहराती है। शिशु खिलखिला उठता है। इस वात्सल्य के मनोरम दृश्य को देखिए दोस्तों। आंगन में लिए चांद के टुकड़े, क्या दोस्तों, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी। दोस्तों देखिए, इस प्रकार माँ वात्सल्य भाव से पूर्ण होकर बच्चे को नहलाती है, उसके उलझे बालों में खंगी करती है। वह उसका प्रिय शिशु घुटनियों में से माँ के मुख को निहारता है। तब सहज माँ यशोदा की याद आ जाती है, जिसका सूरदास ने अपने वात्सल्य वर्णन प्रसंग में उल्लेख किया है। उदाहरणार्थ देखिए दोस्तों, नहला के निर्मल जल से उलझे हुए गेसों में खंगी करके, क्या दोस्तों, दोबारा से देखिए, नहला के जल के निर्मल जल से उलझे हुए गेसों में खंगी करके जब घुटनियों में लेके हैं पिनाते कपड़े, का दोस्तों, जब घुटनियों में लेके हैं पिनाते कपड़े। दोस्तों इस वात्सल्य वर्णन में प्यार, कोमलता, मधुरता आदि के होते दर्शन कन्हैया और माता यशोदा की सहजता, आनंदानुभूति, दोस्तों आनंदानुभूति आदि की याद दिलाते हैं। इन आधारों पर कहा जा सकता है कि फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों की भाषा एवं प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। दोस्तों यह थे अपना 13वां प्रश्न के अथवा का
दोस्तों अपना 14वां प्रश्न देखिए, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। क्या दोस्तों, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा तो, दोस्तों क्या, दिल्ली मेरा तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इस कथन के द्वारा लेखक क्या स्पष्ट करना चाहता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए दोस्तों, या इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखिए। सीरीज की तुलना गांधी जी से करते हुए स्पष्ट करें कि सीरीज को अवधूत क्यों माना गया। दोस्तों पहले हम अपने 14वें प्रश्न का, ये लाहौर अभी तक उनका वतन, दोस्तों ये वाला क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम अपना अथवा वाला क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों देखिए अपने 14वें प्रश्न का पहले का उत्तर, यह कथन नमक शीर्षक कहानी से लिया गया है। नमक कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। यह कहानी बताती है कि भारत पाक पिछले लगभग 75 वर्षों से सत्तालोलुप, क्या दोस्तों, सत्तालोलुप राजनेताओं और मजहबी कट्टरपंथी धार्मिक दुराग्रह के कारण संघर्ष ही करते रहते हैं, लेकिन यह विभाजन या दुश्मनी सामान्य जनता के हाथ में नहीं है, क्योंकि आज भी उनके विवाह संबंध आदि भी हो रहे हैं। रिश्तेदारियां आदि के आधार पर वे एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते हैं। इसी भावनात्मकता के कारण पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन बताता है और भारतीय खातून को संदेश भेजता है, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ढाका को अपना वतन मानते हुए वहां के नारियल को कोलकाता के नारियल से बेहतर मानता है। इस आधार पर लेखिका स्पष्ट करना चाहती है कि एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता से, क्या दोस्तों, बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई। दोस्तों ये थे अपना 14 प्रश्न का पहला का उत्तर। दोस्तों हम इसका वाला क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों देखिए, सीरीज की तुलना गांधी जी से करते हुए स्पष्ट करें कि सीरीज को अवधूत क्यों माना गया। दोस्तों देखिए इसका उत्तर। दोस्तों ये देखिए, लेखक ने गांधी जी और सीरीज को एक समान कठिनाइयों में जीने वाला खास व्यक्तित्व कहा है। दोस्तों सीरीज भयंकर लू में भी सरस फूलदार बना रहता है। गांधी जी चारों ओर छाए अग्निकांड और खून खच्चर के बीच आत्मबल के आधार पर स्नेही, अहिंसक और उदार बने रहे। इस समानता के कारण लेखक ने गांधी जी और सीरीज दोनों को एक समान बताया। दोस्तों अब देखिए, लेखक ने सीरीज को अवधूत इसलिए माना क्योंकि अवधूत ऐसी सन्यासी या तंत्र साधक होता है जो सांसारिक विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ, सुख दुख से मुक्त एवं कामनाओं से रहित होता है। वह, तो दोस्तों, वह विपरीत परिस्थितियों में भी समान रहकर फक्कड़ और मस्त बना रहता है। उसी प्रकार शीर्ष वृक्ष भी तपन, लू, शीत आदि सब सहन करता है और वसंतागम पर फूलों से लद जाता है। जब गर्मी एवं लू से सारा संसार, क्या दोस्तों, जब गर्मी एवं लू से सारा संसार संतृप्त रहता है तब शीर्ष लहराता रहता है, इसीलिए उसे अवधूत के समान बताया गया। दोस्तों यह थे अपना 14 का अथवा वाला का उत्तर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब देखिए हमारा 15वां प्रश्न, सिल्वर वेंडिंग पीढ़ी के वैचारिक अंतराल की कहानी है, उदाहरण सहित स्पष्ट करेंगे। दोस्तों सिल्वर वेंडिंग पीढ़ी के वैचारिक अंतराल की कहानी है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। दोस्तों इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, एक गुरु किस प्रकार एक विद्यार्थी के जीवन को नई दिशा दे सकता है, जूझ पाठ के आधार पर उदाहरण सहित स्पष्ट किया। दोस्तों एक गुरु किस प्रकार एक विद्यार्थी के जीवन को नई दिशा दे सकता है, जूझ पाठ के आधार पर हमें उदाहरण से बताना। दोस्तों पहले हम 15वें का सिल्वर वेंडिंग वाला क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों देखिए इसका उत्तर। दोस्तों देखिए, सिल्वर वेंडिंग कहानी, दोस्तों सिल्वर वेंडिंग कहानी मनोहर श्याम जोशी जैसे जाने माने कहानीकार की एक प्रभावपूर्ण
विचारोत्तेजक कहानी है जिसमें पीढ़ियों का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव तथा मानवीय मूल्यों का हास स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसमें बेटे बेटी और साले द्वारा यशोधर बाबू के पुराने विचारों की अनदेखी की जाती है। यह पीढ़ियों के अंतराल का स्पष्ट परिणाम है। पुत्री द्वारा जींस बिना बा का टॉप पहनना, पत्नी का होठों पर लाली लगाना, बिना बा का ब्लाउज पहनना पाश्चात्य संस्कृति की पहचान है। इसके साथ सिल्वर वेंडिंग की पार्टी में केक काटने में उनका कुछ संकोच के साथ ही पर फिर भी भाग लेना भी शामिल है। दोस्तों, पीढ़ी के वैचारिक अंतराल को सिल्वर वेंडिंग कहानी के मूल संवेदना कहा जा सकता है। इसका मूल उद्देश्य पीढ़ी के बीच के अंतराल को स्पष्ट करना है। यशोधर जी अपने पीढ़ी के आदर्शों एवं मूल्यों से बहुत ज्यादा जुड़े हैं। ऑफिस के कर्मचारियों के साथ उनके संबंध भी इसी मानसिकता के साथ बने हैं। चड्डा की चौड़ी मोहरी वाली पेंट भी उन्हें इसलिए समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश से कहानीकार ने इस पीढ़ी अंतराल को प्रतीकात्मक ढंग से व्यक्त किया है। दोस्तों, यह थे अपने 15% का पहले का उत्तर, सिल्वर वेंडिंग वाला। ठीक है दोस्तों, इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, एक गुरु किस प्रकार के विद्यार्थी के जीवन को नई दिशा दे सकता है। दोस्तों, इसका उत्तर देखिए। दोस्तों देखिए, एक अच्छे गुरु की विशेषता होती है कि एक अच्छे गुरु की विशेषता होती है कि वे छात्र की रुचि एवं प्रयास को देखकर उसे प्रोत्साहित करते। दोस्तों दोबारा से देखिए, एक अच्छे गुरु की विशेषता होती है कि वे छात्र की रुचि एवं प्रयास को देखकर उसे प्रोत्साहित करते हैं एवं कुछ नया करने का अवसर प्रदान करते हैं। जिस प्रकार लेखक द्वारा की गई तुकबंदी से गुरुजी ने गुरुजी ने सराहना करते हुए और अच्छा करने की प्रेरणा दी। जूझ पाठ में मास्टर जी सौंदलगेकर के साथ रहने से लेखक का न सिर्फ कविता लिखने की ओर रुझान बढ़ा, बल्कि वह एक अच्छा कवि बन गया। वह जो भी टूटा फूटा लिखता मास्टर जी को दिखाता, तब वे उसे कविता का शास्त्र समझाते, छंद लय अलंकारों का ज्ञान कराते, शुद्ध लेखन के नियम समझाते। इससे लेखक को प्रोत्साहन मिला एवं आत्मविश्वास बढ़ा। अब लेखक छंद अलंकार लय यति गति से युक्त कविताएं लिखने लगा और खेत में पानी देते या भैंस चराते समय कविता गाने लगा और अपने आप में कुछ तुकबंदी करने लगा। इस प्रकार मास्टर जी सौंदलगेकर के प्रभावी व्यक्तित्व, मार्गदर्शन, सहयोग तथा उनके पढ़ाने की अद्भुत शैली से प्रभावित होकर लेखक को नई दिशा मिली। दोस्तों, यह थे अपने 15% का अथवा वाले का उत्तर। दोस्तों, हमने खंड स का आखिरी प्रश्न देखिए। दोस्तों, प्रश्न नंबर 16। दोस्तों, ये अपने 1% दोस्तों कवि परिचय का आएगा। दोस्तों, एक पद्य भाग से गद्य भाग से। दोस्तों, आप कोई सी भी पद्य भाग के सारे कवि परिचय या लेखक याद कर लें। दोस्तों ये प्रश्न अथवा में आएगा, एक पद्य से आएगा, गद्य से। ठीक है दोस्तों, देखिए, शमशेर बहादुर सिंह का कवि परिचय लिखिए अथवा महादेवी वर्मा का लेखक परिचय लिखिए। दोस्तों, पहले दोस्तों अपने 16 का प्रश्न करेंगे दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह वाला। दोस्तों देखिए इसका उत्तर। दोस्तों देखिए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 ईस्वी में देहरादून में हुआ। क्या दोस्तों, सन 1911 ईस्वी में देहरादून में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई तथा इलाहाबाद से BA उत्तीर्ण कर ये वकील बंधुओं से चित्रकारी का प्रशिक्षण लेने दिल्ली में उनके विद्यालय में प्रविष्ट हुए। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA किया और दोस्तों रूबाब, दोस्तों ध्यान देना, रूपाप पत्रिका में सहायक संपादक बने। तत्पश्चात कहानी, नई कहानी, कम्यून, माया, नया पत्र आदि अनेक पत्रिकाओं के संपादन में सहयोग किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में UGC की योजना के
अंतर्गत उर्दू हिंदी कोर्स का संपादन किया। सन 1981 से 85 तक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में, दोस्तों विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद्र सर्जन पीठ के अध्यक्ष रहे। उन्होंने सन 1932 से 33 में लिखना प्रारंभ किया। इनकी प्रारंभिक रचनाएं सरस्वती एवं रूपाप में प्रकाशित हुई। इन्हें दूसरा सप्तक का प्रमुख कवि माना जाता है। सन 1993 में इनका दिल्ली में निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह जी का दिल्ली में निधन हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिए शमशेर बहादुर सिंह पर मार्क्सवादी और प्रयोगवादी दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। प्रेम, सौंदर्य, वर्ग चेतना के साथ जीवन मूल्यों को इन्होंने विशेष महत्व दिया है। इनकी प्रकाशित रचनाएं हैं कुछ कविताएं का दोस्तों, कुछ और कविताएं। चुका भी हूं नहीं मैं इतने पास अपने, बात बोलोगी क्या दोस्तों, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी क्या दोस्तों, काल तुझसे होड़ मेरी आदि। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार और कबीर सम्मान आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया अपने शमशेर बहादुर सिंह जी को। दोस्तों ये थे अपने शमशेर बहादुर सिंह का कवि परिचय। दोस्तों अब हम अपने 16वें प्रश्न के अथवा वाला क्वेश्चन का उत्तर करेंगे। दोस्तों महादेवी वर्मा का लेखक परिचय देखिए दोस्तों देखिए अथवा का उत्तर। महादेवी वर्मा दोस्तों साहित्य रचना एवं समाज सेवा के क्षेत्र में महादेवी वर्मा का आदरणीय स्थान रहा है। दोस्तों महादेवी वर्मा जी का आदरणीय स्थान रहा है। हिंदी साहित्य में रेखा चित्र एवं संस्मरण विद्या को आगे बढ़ाने में इनका अनुपम योगदान रहा है। ठीक है दोस्तों, अपने संपर्क के दोस्तों में आने वाले अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों, साहित्यकारों, जीव जंतुओं आदि का संवेदनात्मक चित्रण कर महादेवी वर्मा ने अतीव मार्मिकता प्रदान की है। ये छायावादी युग की नारी संवेदना से मंडित कवित्री रही है। इनकी कविताओं में आंतरिक वेदना का दोस्तों इनकी कविताओं में आंतरिक वेदना और पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, जिससे वे इस लोक से परे किसी अव्यक्त सत्ता की अव्यक्त सत्ता की और अभिमुख दिखाई देती है। इनकी प्रतिभा कविता और गद्य दोस्तों प्रतिभा कविता और गद्य इन दोनों में अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय रही है। गद्य के क्षेत्र में इनका दृष्टिकोण सामाजिक सरोकार के प्रति संवेदनामय रहा है। ठीक है दोस्तों महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में तथा निधन सन 1987 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है दोस्तों, निहार, निर्जा, रसीम, सांध्य गीत, दीपशिखा तथा यामा। दोस्तों ये इनके काव्य संग्रह। दोस्तों अब देखिए अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार दोस्तों इनका स्मरण रेखा चित्र है। दोस्तों श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पता, भारतीय संस्कृति के स्वर इत्यादि दोस्तों इनका निबंध संग्रह। ठीक दोस्तों, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो अपने खंड द के अंदर दोस्तों अपने 4 प्रश्न आएंगे दोस्तों। कितने? 4 प्रश्न आएंगे दोस्तों, जो अपने 21 नंबर के आएंगे दोस्तों। 4 प्रश्न 21 नंबर के दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अपना 17वां प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश की सब प्रश्न व्याख्या करें दोस्तों। अपना 17वां 18वां प्रश्न दोस्तों अपने सब प्रश्न व्याख्या वाला आएगा दोस्तों। ठीक है, एक पद्य से एक गद्य से दोस्तों। तो देखिए, मैं निश्चिरोदन में राख लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर बुपो के पारसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। दोस्तों इसके में सब प्रसंग वाक्य करें दोस्तों। तो देखिए कैसे करेंगे सब प्रसंग वाक्य। दोस्तों अपने 17वां का अथवा वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मर्दंग की तरह बचाते हुए। क्या दोस्तों? दिशाओं को मर्दंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग बढ़ते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों की खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत।
दोस्तों ये अथवा वाला प्रश्न था दोस्तों अपना दोस्तों 17 नंबर का। दोस्तों में इन दोनों में से कोई सा भी एक करना है दोस्तों। पहला वाला है दोस्तों, ये आप ये कर सकती हो, ठीक है दोस्तों। करना एक ही है, लेकिन मैं आपको दो नंबर बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अपने 17वें का पहला वाला प्रश्न का उत्तर। दोस्तों देखिए सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे दोस्तों। प्रसंग के अंदर देखिए, प्रस्तुत काव्यांश कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित काव्य संग्रह निशा निमंत्रण की कविता आत्मपरिचय से लिया गया है। इसमें कवि ने संसार एवं अपने हृदय के संबंध तथा संसार की निष्ठुरता को व्यक्त किया है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम अपनी इसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वाक्य के अंदर देखिए, कवि कहता है कि मेरे रोदन में दोस्तों, मेरे रोदन में भी मेरा प्रेम भाव झलकता है। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू बहाता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल है और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र उष्मा एवं वेदना का ताप है। जिस प्रेम पर राजाओं के विशाल महल न्यौछावर होते हैं, उन पर मैं अपने प्रेम के खंडर न्यौछावर कर सकता हूँ। प्रेम की निराशा के कारण मेरा जीवन एक खंडर जैसा है, फिर भी मैं उस खंडर रूपी प्रेम को अपने जीवन का अहम भाग मान साथ लिए फिरता हूँ। कवि इसमें अपने प्रेम की पीड़ा को स्वयं साथ रखने की बात कह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए दोस्तों, कवि कहता है कि जब मैं रोया और मेरे हृदय का दुख करुण शब्दों में व्यक्त हुआ, तो इससे लोग गाना या गीत करने लगते हैं। जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से अपने भाव को व्यक्त करता हूँ, तब संसार के लोग उसे छंद करने लगते हैं। वास्तव में मैं तो कवि नहीं हूँ, अपितु प्रेम दीवाना हूँ, ठीक है दोस्तों। प्रेम दीवाना हूँ दोस्तों। यह थी इस पद्यांश की वाक्य दोस्तों। अब इसके अंदर विशेष देखिए दोस्तों, कवि अपने संवेदनशील भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। सांसारिक लेन देन से उनकी हृदय की पीड़ा को कोई मतलब नहीं है। वे अपने दुख में भी प्रसन्न हैं दोस्तों। दूसरा देखिए, कोमल कांत शब्दावली विरोधाभासी उपमान तथा अलंकारों का प्रयोग निहित है, ठीक दोस्तों। ये थी इस पद्यांश के वाक्य के विशेष, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 7वां वाला उत्तर। जन्म से भी अपने साल आते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बचने पर पास। दोस्तों इसका उत्तर देखिए। अब दोस्तों देखिए अथवा का उत्तर। दोस्तों देखिए प्रसंग देखिए पहले, प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनवा द्वारा लिखित काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है दोस्तों। दुनिया रोज बनती है कि कविता पतंग से लिया गया है। बच्चों का कोमल व लचीला होना तथा पतंग उड़ाते समय किसी बात का होश न रखना का कवि ने वर्णन किया दोस्तों। यह था इसका प्रसंग दोस्तों। इस पद्यांश की वाक्य देखिए आप। कवि कहते हैं कि बच्चे जन्म के साथ ही अर्थात जब वे जन्म लेते हैं तभी से उनका शरीर कोमल के दोस्तों कोमल रुई के समान हल्का होता है। उनकी कोमलता का स्पर्श करने के लिए स्वयं पृथ्वी भी उनके व्याकुल दोस्तों, पृथ्वी भी उनके व्याकुल दोस्तों, पृथ्वी भी उनके व्याकुल पैरों के पास आती है। जब वे बेसुध होकर क्या दोस्तों, जब वे बेसुध होकर क्या दोस्तों, जब वे बेसुध होकर आसपास की स्थिति को जाने बिना दौड़ते हैं, तब उनके पैरों के स्पर्श से कठोर छत्ते भी कोमल बन जाती है। उनके भागते पैरों की आवाज से प्रतीत होता है कि चारों दिशाएं मर्दंग की बाती मधुर संगीत निकाल रही हो। वे पतंग उड़ाते हुए झूले की बाती पेंग दोस्तों, पेंग बढ़ते हुए आगे पीछे होते हुए दौड़ते हैं। उस समय बच्चों का शरीर पेड़ के डालियों की तरह लचीलापन लिए हुए रहता है। झुकना, मुड़ना, दौड़ना, कूदना सारी क्रियाएं वे शरीर के लचीलेपन के कारण कर पाते हैं। कवि बताते हैं कि पतंग उड़ाते समय बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं, जहां अगर ध्यान न दिया जाए तो गिरने जैसी दुर्घटना का डर बना रहता है। यहाँ उन्हें कोई बचाने के लिए तेजी से प्रस्तुत नहीं हो सकता है, ठीक दोस्तों। दोस्तों केवल गिरने के भय से उत्पन्न हुआ उत्साही रोमांच बनकर उन्हें बचाता है, ठीक दोस्तों।
कि यहाँ पर कोई बचाने के लिए तेजी से प्रस्तुत नहीं हो सकता है, केवल गिरने के भय से उत्पन्न हुआ उत्साही रोमांच बनकर उन्हें बचाता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात बच्चों को बचाता है। दोस्तों इस पद्यांश का विशेष देखिए, कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा, अलंकारों का प्रयोग तथा खड़ी बोली युक्त मिश्रित शब्दावली। ठीक दोस्तों, यह थे अपना 17 का अथवा वाला क्वेश्चन का उत्तर। दोस्तों अब देखिए अपना 18वां प्रश्न। दोस्तों इसमें भी अथवा है। तो देखिए, निम्नलिखित गद्यांश की सब प्रसंग वाक्य करें। दोस्तों इसके अंदर 2 नंबर प्रसंग के और दोस्तों 4 नंबर वाक्य के मिलती है। ठीक है दोस्तों, अर्थात 6 नंबर का प्रश्न आता है दोस्तों हमारे 17 18 दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न आएगा, पद्यांश और गद्यांश वाला। ठीक है दोस्तों, देखिए, इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए, पर जो कि त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए करते क्या हैं, मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी सुवास्त्र आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे दोस्तों चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर दोस्तों कि अपने स्तर पर अपने दायरे में हम उससे भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। काले मेघा दल के दोस्तों काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बेल पियासे के पियासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति। ठीक दोस्तों, अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, किंतु रात में फिर पहलवान के ढोलक की आवाज प्रतिदिन की बातें सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतृप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान के बेटे मर गए हैं, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातः काल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है। आंसू पहुंचते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। ठीक दोस्तों, यह था अपना अथवा का 18% का अथवा वाला क्वेश्चन। दोस्तों पहले हम इसका ये क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों इन बातों को आज 50 ज्यादा बरस होने को है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका उत्तर। दोस्तों पहले 18वें का पहले प्रश्न देखिए, प्रस्तुत गद्यांश धर्मवीर भारती द्वारा लिखित संस्मरण काले मेघा पानी दे से लिया गया है। इस प्रसंग में लेखक ने मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति पर चोट करते हुए देश में व्याप्त भ्रष्टाचार का व्यंग्य किया है। ठीक है दोस्तों, इसकी गद्यांश की व्याख्या देखिए, लेखक को अपनी जीजी की बात आज भी उसी संदर्भ में याद है। 50 से ज्यादा साल बीत जाने पर भी वे बातें मन पर जैसे छाप जमाए हुए हैं। कभी कभी तो विभिन्न संदर्भों में वे बातें मन को भी कचोट जाती है। वे कहते हैं कि हम अपने देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी मांगे हैं, जरूरतें हैं, पर त्याग का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। अपना हित, अपना स्वार्थ सभी के लिए केवल उद्देश्य रह गया है। देश में चल रहे भ्रष्टाचार पर हम सब मिलकर बातें करते हैं, बढ़ चढ़कर उन बातों में हिस्सा लेते हैं, पर हमने कभी स्वयं को परखने की कोशिश नहीं की कि क्या हम भी उसी स्वार्थ, उसी भ्रष्टाचार की श्रेणी उसी भ्रष्टाचार की श्रेणी में तो नहीं आ रहे हैं। कहने का आशय है कि अपने स्तर पर अपने आप को परखने की जरूरत है कि हम भी कहीं जाने अनजाने भ्रष्टाचार को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं। लेखक कहते हैं कि काले बादल खूब आते हैं, खूब बरसते भी हैं, लेकिन फिर भी गगरी खाली और बेल प्यासा रह जाता है। आशय है कि सरकारी नीतियां गरीबों की जरूरतों के लिए खूब बनती है, क्रियान्विति भी होती है, लेकिन उनका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। स्वार्थ और भ्रष्टाचार में लिप्त लोग उन लाभों को जनता तक पहुंचने ही नहीं देते। ठीक है दोस्तों, इस गद्यांश का दोस्तों विशेष देखिए,
लेखक ने देश में फैली भ्रष्टाचार की नीति एवं अराजकता के विषय में चिंतन व्यक्त किया है। वे दुखी हैं इसी तरह की स्वार्थी नीतियों से। दूसरा देखिए, भाषा सरल, सुबोधता, आक्षेपपूर्ण, चटकारे लेना जैसी कहावतों का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये था अपने 18वें का पहले का उत्तर। ठीक है दोस्तों अपने 18वें का अथवा वाला क्वेश्चन देखिए। किंतु रात में फिर पहलवान के ढोलक की आवाज प्रतिदिन की बातें सुनाई पड़ी। तो देखिए इसका उत्तर। तो देखिए अथवा का उत्तर। तो इसका पहला देखिए प्रसंग देखिए दोस्तों। प्रस्तुत अवतरण लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी पहलवान के ढोलक से लिया गया है। इस प्रसंग में पहलवान के दोनों पुत्रों व पहलवान की मृत्यु का चित्रण किया गया। ठीक है दोस्तों वाक्य देखिए। लेखक ने बताया कि गांव में बीमारी से दुखी व्यक्तियों के मध्य पहलवान अपनी ढोलक बजाकर उत्साह का संचार करता था। एक रात पहलवान के दोनों पुत्रों की भी मृत्यु हो गई। लोगों ने सोचा उन्हें ढोलक की आवाज सुनाई नहीं देगी, लेकिन रात होते होते उन्हें फिर जोर जोर से ढोलक बजने की आवाज सुनाई देने लगी। लोगों में जोश व उत्साह 2 गुना बढ़ गया। दुखी व निराश हो चुके माता पिताओं ने कहा कि पहलवान के दोनों बेटे मृत्यु को प्राप्त हो चुके, फिर भी पहलवान मजबूत दिल और हिम्मत वाला है। क्या दोस्तों? मजबूत दिल और हिम्मत वाला है। दोस्तों देखिए, कुछ दिनों बाद ढोलक की आवाज सुनाई नहीं दी, इसलिए कुछ बहादुर व रोगी शिष्य पहलवान को देखने गए। वहां जाकर देखा तो पहलवान चित यानी सीधा लेटा हुआ। आंसू पहुंचते हुए कहा कि गुरुजी कहते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर यानी लकड़ियों पर मुझे उल्टा अर्थात पेट के बल लेटाना, क्योंकि मैं कभी जीवन में दंगल के समय चित नहीं हुआ, अर्थात मेरी कभी पराजय नहीं हुई। और चिता जलाने के समय ढोलक बजा देना, क्योंकि वही उनका आखिरी प्रणाम होगा। इसके आगे वह और कुछ भी बोल नहीं सका। ठीक है दोस्तों, ये थी इस गद्यांश की व्याख्या। दोस्तों विशेष देखिए दोस्तों। पहलवान की मृत्यु का दृश्य एवं आखिरी इच्छा का भावपूर्ण वर्णन हुआ दोस्तों। भाषा सरल, सहज व परवामय है। 1.5 हाथ का कलेजा लोकांक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक दोस्तों, ये था अपना 18वां प्रश्न के अथवा का उत्तर। ठीक है दोस्तों अब अपना 19वां प्रश्न देखिए दोस्तों। ये अपने 4 नंबर का आएगा दोस्तों। इसमें देखिए, अपने विद्यालय के लिए आवश्यक परीक्षा सामग्री हेतु निविदा तैयार कीजिए। या अथवा वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से रीट भर्ती परीक्षा की तिथि में परिवर्तन की विज्ञप्ति तैयार कीजिए दोस्तों। क्या विज्ञप्ति तैयार कीजिए दोस्तों? तो वाला क्वेश्चन दोस्तों से पहला वाला देखिए निविदा। या दोस्तों अपने निविदा आएगा या दोस्तों अपने विज्ञप्ति आएगी दोस्तों। पहला 19वां का ये प्रश्न देखिए दोस्तों, निविदा वाला। दोस्तों देखिए इसका उत्तर सबसे ऊपर देखिए दोस्तों, निविदा सूचना, फिर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर। ठीक दोस्तों, फिर क्रमांक है। ठीक दोस्तों, फिर क्रमांक लिखना दोस्तों, कौन सी तारीख है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इधर साइड में दिनांक लिखनी है, जैसे 12 नवंबर 2022। ठीक है दोस्तों, 12 नवंबर 2022। फिर निविदा संख्या लिखनी है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्न विवरणानुसार सामान की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित निर्माताओं प्रतिष्ठानों से निविदाएं आमंत्रित की जाती है, तो निर्धारित तिथियों को दोपहर 2 बजे तक प्राप्त की जाएगी तथा उसी दिन 3 बजे इच्छुक निविदाकारों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र निविदा खोलने की निर्धारित तिथि के 12 बजे तक निविदा शुल्क तथा दरहोर राशि का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर के कार्यालय में जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। देखिए निविदा विवरण इस प्रकार दोस्तों। पहले दोस्तों अपने विवरण देखिए, परीक्षा सामग्री की आपूर्ति हेतु, फिर दोस्तों अनुमानित राशि 1,30,000 रुपये लगभग, फिर धरोहर राशि 2,500, फिर दोस्तों निविदा खोलने की तिथि 15/11/2022, फिर दोस्तों निविदा प्रपत्र शुल्क 50 रुपये। दोस्तों पहले नोट देखिए, आपूर्ति के लिए सामग्री का पूरा विवरण निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध रहेगा दोस्तों, फिर हस्ताक्षर प्रधानाचार्य के। ठीक दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों अपने 19वां का पहला वाला निविदा वाला क्वेश्चन इस प्रकार हल होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
फिर दोस्तों इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से रीट भर्ती परीक्षा हेतु तिथि में परिवर्तन करने की विज्ञप्ति तैयार करें। दोस्तों देखिए इसका उत्तर, दोस्तों ये देखिए अथवा का उत्तर विज्ञप्ति। दोस्तों सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर है दोस्तों, फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यहाँ पर दोस्तों दिनांक लिखनी है 2022, इधर दोस्तों फिर साइड में अपनी दिनांक 19/11/2022। ठीक दोस्तों देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा दिनांक 25 नवंबर 2022 को ली जाने वाली थी, किंतु अपरिहार्य कारणों से अब उक्त परीक्षा 15 दिसंबर के दोस्तों 2022 को आयोजित होगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों हस्ताक्षर सचिव। ठीक दोस्तों, यह था अपना विज्ञप्ति वाला 19वें प्रश्न का अथवा वाला का उत्तर। ठीक दोस्तों, अपना 20वां और आखिरी प्रश्न देखिए दोस्तों, अपना 20वां और आखिरी प्रश्न दोस्तों अपना निबंध का आएगा दोस्तों, जो 5 नंबर का रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर का दोस्तों देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए दोस्तों, सबसे में अपने 3 शब्द है और 5 नंबर का दोस्तों। पहला दोस्तों वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण, तो दूसरा राजस्थान की सतरंगी संस्कृति दोस्तों, तीसरा महिला सशक्तिकरण दोस्तों, और चौथा अपने पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतें। इन चारों में से हमें किसी एक पर सारगर्भित निबंध लिखना है। ठीक दोस्तों, हमें चारों में से एक करना है दोस्तों, तो मैं आपको दोस्तों इन चारों में से वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों देखिए इसका उत्तर, वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण दोस्तों। इसके संकेत बिंदु देखिए दोस्तों, प्रस्तावना, कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था, कोरोना काल में विद्यार्थियों पर दोस्तों प्रभाव। ठीक दोस्तों, फिर चौथा अपने उपसार। ठीक दोस्तों, हमें चारों में से कोई सा भी एक करना है दोस्तों, तो मैं आपको चारों में से ये वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण के बारे में बताऊंगा, जो अपने 5 नंबर का दोस्तों। देखिए पहले प्रस्तावना, कोरोना वायरस आज संपूर्ण विश्व पर काल के बाद ये मंडरा रहा है। इस वायरस ने दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। इस वायरस से विश्व में अब तक लाखों लोगों की मौत का दावा किया जा चुका है। हालांकि कई देश कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने में प्रयासरत हैं। मास्क का प्रयोग करना तथा वैक्सीन की व्यवस्था का कार्य भी शुरू किया जा चुका है, परंतु कोरोना वायरस के कारण शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रभाव पड़ा है वह अत्यंत चिंताजनक है। शिक्षा के इस क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक विद्यार्थी के लिए यह समय बेहद नाजुक है। ठीक दोस्तों, यह था अपना प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण की प्रस्तावना दोस्तों। इसके बाद अपना दूसरा पॉइंट था कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था। तो दोस्तों देखिए, कोरोना वायरस के कारण प्रत्येक व्यक्ति आज स्वयं को लाचार समझ रहा है। कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है, जिसके कारण हर क्षेत्र की प्रगति पर रोक लग गई है। इसी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी कई परिवर्तन किए गए हैं। लॉकडाउन की व्यवस्था के चलते देश के समस्त कॉलेज, विद्यालय तथा कोचिंगों आदि को बंद कर दिया गया है। इसके बाद कई स्कूलों, विद्यालयों ऑनलाइन ही छात्रों को महत्वपूर्ण नोट्स तथा प्रोजेक्ट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। क्या दोस्तों, ऑनलाइन छात्रों को महत्वपूर्ण नोट्स तथा प्रोजेक्ट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, विभिन्न एजुकेशन ऐप के माध्यम से भी छात्रों को पढ़ने में सुविधा हुई है। कोरोना महामारी के कारण देश में होने वाली कई सरकारी परीक्षाओं पर भी रोक लगा दी गई। क्या दोस्तों, सरकारी परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई है। विद्यालयों एवं कॉलेजों की परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में विद्यार्थियों का उत्साह भी क्षीण होता नजर आने लगा है। बिना परीक्षा के ही विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट भी किया गया है। क्या दोस्तों, बिना परीक्षाओं के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट भी किया गया है। क्या दोस्तों, वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा स्वास्थ्य को विकल्प की भांति प्रयोग करके छात्रों को पढ़ाई के प्रति जागरूक रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की गई है, जिसमें ईपीजी पाठशाला, दीक्षा, ई बस्ता, शोध गंगा,
नेशनल रिपोजिटरी दोस्तों, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज के माध्यम से निस्संदेह अध्ययन कार्य कर सकते हैं दोस्तों। इनके माध्यम से अध्ययन कार्य कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक एवं कॉलेज स्तरीय शिक्षा में भी ऑनलाइन शिक्षण का कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों दोबारा से देखिए दोस्तों, उच्च माध्यमिक एवं कॉलेज स्तरीय शिक्षा में भी ऑनलाइन शिक्षण कार्य किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यह था अपना दूसरा पॉइंट, कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों। हमारा तीसरा पॉइंट है कोरोना काल में विद्यार्थियों पर प्रभाव। दोस्तों देखिए, 2019 में चीन से फैलते हुए इस वायरस का प्रकोप सर्व जगत में छा गया। भारत में 2020 में पहुंचकर इस वायरस ने लाखों लोगों के जीवन को नष्ट कर दिया। क्या दोस्तों, लाखों लोगों के जीवन को नष्ट कर दिया। एक विद्यार्थी जिसके जीवन का मुख्य उद्देश्य विद्या प्राप्त करना है, कोरोना वायरस के कारण वह प्रत्येक विद्यार्थी निराशाजनक स्थिति से गुजर रहा है। जो छात्र नए सत्र में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें पिछले सत्र के परिणाम न मिलने के कारण प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। क्या दोस्तों, परिणाम न मिलने के कारण प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का उपयोग करके छात्रों को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, क्या दोस्तों, छात्रों को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, लेकिन वह छात्र जो गांव देहात में बसे हैं, उनके द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का लाभ प्राप्त कर पाना बेहद मुश्किल। यह था अपना तीसरा पॉइंट, कोरोना काल में विद्यार्थियों पर प्रभाव। दोस्तों अब अपना आखिरी और चौथा पॉइंट देखिए, उपसंहार। दोस्तों, कोरोना वायरस जो 21वीं सदी की भयंकर महामारी है, इसने संपूर्ण विश्व को घेर लिया। क्या दोस्तों, कोरोना वायरस जो 21वीं सदी की भयंकर महामारी है, इसने संपूर्ण विश्व को घेर लिया है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्या दोस्तों, विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक दोस्तों, यह था हमारा निबंध, वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण। ठीक है दोस्तों, यह था हमारा 20वां और आखिरी प्रश्न। ठीक है दोस्तों, यह था आज का हमारा अनिवार्य हिंदी के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र का प्रारूप। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आएगा हमारे अनिवार्य हिंदी का दोस्तों बोर्ड परीक्षा 2022 का पेपर। ठीक दोस्तों, अब मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों हमारे स्टडी ओनली चैनल को लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।